नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भावना साइकोलॉजी क्लास में। और आज की जो हमारी क्लास है बेसिकली उसके अंदर हम अपनी फर्स्ट ईयर वाली जो सीरीज है एमए इन साइकोलॉजी की स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो डायरेक्ट कॉग्निटिव साइकोलॉजी पे ना बढ़ के मैं आपको सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि एमपीसी 001 से पहले बेसिकली साइकोलॉजी कहाँ से स्टार्ट हुई। ठीक है, साइकोलॉजी कैसे ग्रो कर रही है, कैसे स्टार्ट हुई है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ बेसिकली। तो साइकोलॉजी बेसिकली होती क्या है? साइकोलॉजी का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ द सोल। साइकोलॉजी बेसिकली दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, जो कि ग्रीक वर्ड है साइकी प्लस लोगोस, या कभी कभी लॉजिया भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो साइकी का मीनिंग होता है कि सोल, ब्रेथ या स्पिरिट। ठीक है, आपकी आत्मा। लॉजिया या लोगों का मतलब होता है स्टडी, अध्ययन करना। ठीक है, ये आत्मा का अध्ययन करना, मन का अध्ययन करना, मन की स्टडी करना। ठीक है, वो आपका होता है साइकोलॉजी। ये होगी आपकी साइकोलॉजी की डेफिनेशन कि साइकोलॉजी क्या होती है। एक मेंटल प्रोसेस है जिसके अंदर हम इंसान की मेंटल प्रोसेस का, उसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उसकी आत्मा का अध्ययन करते हैं बेसिकली। ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इसके अंदर कि फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसके अंदर हम प्योर साइकोलॉजी पढ़ते हैं, और सेकंड ईयर के सब्जेक्ट जो सिलेबस है बेसिकली उसके अंदर हम अप्लाइड साइकोलॉजी पढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है, मतलब ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी क्या है, एक तो प्योर साइकोलॉजी, एक अप्लाइड साइकोलॉजी, मेनली दो ब्रांच है। आपका फर्स्ट ईयर के सिलेबस में प्योर साइकोलॉजी है, सेकंड ईयर में आपका अप्लाइड है। प्योर साइकोलॉजी होती है बेसिकली आपको ये बताया जाता है कि साइकोलॉजी किस किस टाइप की हो सकती है। ठीक है। अप्लाइड साइकोलॉजी बेसिकली होती है कि साइकोलॉजी कहाँ कहाँ अप्लाई होती है, जो सीखा है उसको कहाँ कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन सी फील्ड है जहाँ पे साइकोलॉजी वर्क कर रही है। ठीक है। तो प्योर साइकोलॉजी के अंदर बेसिकली सबसे पहले जनरल साइकोलॉजी है, कि आम बोलचाल की भाषा में या फिर नॉर्मली जो देखी जाती है। ठीक है। मनोविज्ञान नॉर्मली जो देखा जाता है कि इंसान कैसे बातें करते हैं, कैसा होना चाहिए, नॉर्मल इंसान कैसा होता है, कैसा उनका बिहेवियर होता है, जनरल साइकोलॉजी हर चीज के बारे में। नेक्स्ट आपका इसके अंदर होता है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या होता है कि नॉर्मल से हटके जो साइकोलॉजी होती है। अब कुछ लोग होते हैं जो एबनॉर्मल होते हैं। एबनॉर्मल नॉर्मली हम बोल सकते हैं ऐसा, ऐसे लोग जो कि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होते। मतलब लोग जैसे किसी को ये नहीं बोलते ये तो साइको लग रहा है, ये मतलब पागल है, ये ऐसा है। वो एबनॉर्मल साइकोलॉजी में आते हैं, जो कि नॉर्मल नहीं लग रहे होते हैं। उनकी कैरेक्टरिस्टिक, उनके फीचर वैसे नहीं होते, उनकी पर्सनैलिटी वैसे नहीं होती जैसे कि नॉर्मल लोगों की होती है। ठीक है। मान लो किसी को कोई डिसऑर्डर हो गया है, वो सारे एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर आएंगे। ठीक है। सेकंड, थर्ड पे हम आते हैं सोशल साइकोलॉजी की। नॉर्मली हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करके क्या सीखते हैं बेसिकली, वो आपका सोशल साइकोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है, कि सोशली हम कैसे कनेक्ट करते हैं, क्या सीखते हैं, एक दूसरे का कैसे प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। ठीक है, वो आपका सोशल साइकोलॉजी है। नेक्स्ट आपका एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है, कि लैब के अंदर हम साइकोलॉजी को कैसे प्रूव करते हैं, कोई भी चीज होती है उसको कैसे प्रूव करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कैसे करते हैं साइकोलॉजी के अंदर। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी होती है कि आपकी हार्ट रेट बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, मतलब आपकी बॉडी में कोई भी फिजिकल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से आपके माइंड पे क्या असर पड़ता है, आपके बिहेवियर में क्या अंतर आता है। पैरासाइकोलॉजी, बेसिकली पैरा बेसिकली लिया गया है पैरानॉर्मल से। ठीक है। पैरानॉर्मल क्या होता है बेसिकली कि जब इंसान मर जाते हैं तो आत्माओं का अध्ययन करना, कि मरने के बाद लोग कैसे काम करते हैं या आपकी आत्मा कैसे काम करती है। जियो साइकोलॉजी की हम एक दूसरे पे कैसे डिपेंड है, अर्थ पे जितने भी जीव जंतु रह रहे हैं वो एक दूसरे पे कैसे डिपेंड है, उनका माइंड कैसे वर्क करता है। जियो में हम एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हैं, उन सब चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है। सेकेंड ईयर आपका अप्लाइड साइकोलॉजी होता है, कि जो साइकोलॉजी का हमने अध्ययन किया है उसको अप्लाई कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो फर्स्ट आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशन की फील्ड पे किया जाता है, स्कूल काउंसलर होके आपके स्कूलों में काउंसलर पाए जाते हैं। ठीक है, वो एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर आता है। कॉलेजेस के अंदर आपके साइकोलॉजिस्ट पाए जाते हैं, काउंसलर पाए जाते हैं, वो एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर आते हैं। कि बेसिकली पढ़ाई करते वक्त बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनको किसी तरीके का स्ट्रेस या एंजाइटी तो नहीं है, वो पता लगाने के लिए। सेकंड आपको होता है क्लिनिकल साइकोलॉजी, जो कि आपके सेकंड ईयर के अंदर भी है। क्लिनिकल के अंदर क्या होता है, जितने भी क्लिनिकल डिसऑर्डर्स होते हैं क्लिनिकल सेटिंग या हॉस्पिटल्स में, जितने भी डिसऑर्डर पाए जाते हैं वो हम क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। जैसे बाइपोलर, ओसीडी, स्किज़ोफ्रेनिया, पैरानॉइड, सब्सटेंस अब्यूज, एफ्टेसिया। ठीक है, ये सारे के सारे इसके अंदर मिलते हैं। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी क्या होती है? इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अंदर बेसिकली हम ये पढ़ते हैं कि इंडस्ट्री में काम करते वक्त क्या क्या दिक्कतें आती हैं हमारे एम्प्लॉयज को, और उनको दूर किया कैसे जाता है।
ठीक है, जैसे कि बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं जो स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले लेते हैं किसी भी चीज का और उसको टैकल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उनको कई बार कुछ डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं या फिर उनको नॉर्मली डिप्रेशन स्ट्रेस भी हो जाता है, तो उनसे कैसे डील किया जाए। लीगल साइकोलॉजी होती है बेसिकली जो कोर्ट रूम में आप कैसे मतलब कि प्रूव कर देते हैं ना। जैसे कई बार क्या होता है, बहुत सारे केसेस ऐसे चल रहे होते हैं जहाँ पे क्लाइंट को जो लॉयर होता है अपने क्लाइंट को ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ये अनसाउंड माइंड है ना, अनसाउंड माइंड है और इसको मेंटल असाइलम में भेजा जाए। इसने जो भी अटेम्प्ट किया है किसी को मर्डर करने का, किसी को नुकसान पहुंचाने का, वो इलीगल है क्योंकि अनसाउंड माइंड का पर्सन है। इसको मेंटल असाइलम में ले जाया जाए, मतलब बचने का एक तरीका हो जाता है कि वहां से तो हम निकाल ही लेंगे, सजा कम हो जाएगी, सजा नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे लोगों को बुलाया जाता है, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं साइकेट्रिस्ट होते हैं उनको बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है बेसिकली टेस्ट करने के बाद कि आपको क्या लगता है कि ये मतलब कि साउंड माइंड है या अनसाउंड माइंड है। ठीक है, ये लीगल साइकोलॉजी का काम है जो कोर्ट रूम में काम आता है। मिलिट्री साइकोलॉजी की, मिलिट्री के अंदर हम किसी को भी इंसान को हायर कर रहे हैं, मतलब कि अपनी फौज में भर्ती कर रहे हैं, तो वो साउंड माइंड है, कैपेबल है या स्ट्रेस ना ले। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस आए उसके सामने मतलब कि और वो डर के खड़ा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो साउंड माइंड का होना चाहिए और वो डरे ना किसी से, बोल्ड होना चाहिए। मतलब कि अटैक करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डर के मतलब कि उनकी बात मानना स्टार्ट कर जाए। मिलिट्री साइकोलॉजी में ये काम करता है। और अगर आप जैसे किसी भी कोई भी खतरा आता है तो उससे निपटने के बाद भी आपकी मेंटल स्टेट कैसी है और अगर सही नहीं है तो कैसे उसको सही किया जाता है, ये सारा मिलिट्री साइकोलॉजी में काम आता है। जैसे कि आपका अभिनंदन जी का जो केस था वो सबको पता है कि बेसिकली वो जेट का पीछा करते करते पीओके में चले गए थे इंडिया के उस पार, और वहां से उनको लाया गया था। वहां पे उनके साथ थोड़ी सी मतलब कि मारपीट भी हुई थी। जो उन लोगों ने उनको पकड़ा था, तो पीओके वाले लोगों ने उनकी फौजियों ने उनके हमारे अभिनंदन जी के साथ की थी, वहां से उसको लाए थे। तो उनकी मेंटल स्टेट कैसी थी, वो कैपेबल थे वापस आके मतलब कि दोबारा से फौज ज्वाइन करने के लिए, या वो स्ट्रेस में थे, डर तो नहीं गए? क्योंकि नॉर्मल इंसान होता है वो डर जाता है ऐसे केस में, दब जाता है वहां पे, नहीं ज्वाइन कर पाता। लेकिन उनकी मेंटल स्टेट अच्छी थी। आई थिंक 2 4 काउंसलिंग सेशन हुए होंगे जो कि हमारे मिलिट्री साइकोलॉजी के अंदर ही आता है, और वो सोल्व हो गई होगी प्रॉब्लम। देन पॉलिटिकल साइकोलॉजी होती है। पॉलिटिकल साइकोलॉजी के अंदर बेसिकली होता है कि पॉलिटिक्स कैसे वर्क करते हैं, पॉलिटिक्स में कैसे काम होता है। ठीक है, तो वहां पे लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, जो काम कर रहे हैं वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। जो पॉलिटिक्स बनाई जाती है, नए नियम लागू किए जाते हैं, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आएगी उनसे, कैसे काम करेंगे, वो सारी चीजें पॉलिटिकल साइकोलॉजी में आती हैं। फिर क्रिमिनल साइकोलॉजी में कि क्रिमिनल्स के माइंड को जानने के लिए कि जो क्राइम हुए हैं वो क्रिमिनल जो थे, जिन्होंने वो क्राइम किए हैं, उनके पीछे का मतलब कि कैसा है, उनका दिमाग किस टाइप से वर्क करता है, वो सारा क्रिमिनल साइकोलॉजी में आता है। ठीक है, ये जानना चाहते हैं कि बेसिकली किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसकी मतलब कि मेंटल स्टेट क्या थी, वो क्या सोच के क्राइम किया उसने, ये क्या करना चाहता था। ठीक है, ये सारे इसमें आता है। साइकोलॉजी की बहुत सारी सब फील्ड भी हैं, जैसे कि जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते भी हैं। ये आपका प्योर साइकोलॉजी वाली बात आ जाती है। ठीक है, तो साइकोलॉजी के अंदर जो सब फील्ड है आपकी बायोलॉजिकल, हम बोल सकते हैं कि ब्रेन और माइंड कैसे वर्क करते हैं, कैसे कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। ठीक है, ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, ब्रेन का बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और हमारा माइंड जो चीजें सोचने के काम आती है, थॉट, लॉजिकल थिंकिंग, वो सारा हमारा माइंड करता है। ठीक है, ब्रेन क्या है, स्ट्रक्चर है, माइंड उसमें डाल दिया जाता है तब वो वर्क करता है। ठीक है, तो ब्रेन और माइंड आपस में कैसे कनेक्टेड है, ये बायोलॉजिकल स्टडी होती है जो आपकी सेकेंड ईयर के अंदर भी है। क्लिनिकल डिसऑर्डर वगैरह इससे कनेक्टेड है। हाँ, डेवलपमेंटल स्टडी हमारी फर्स्ट ईयर के अंदर है, जैसे लाइफ स्पैन डेवलपमेंट है कि जो बच्चा पैदा कैसे होता है और वो अपनी थ्रू आउट द लाइफ क्या क्या चीजें सीखता है। ठीक है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो कि हम पढ़ रहे हैं एमपीसी 001, कि इंसान कैसे सोचता है, कैसे समझता है चीजों को, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी से रिलेटेड डिसऑर्डर हमारे सेकंड ईयर के अंदर भी है, और पर्सनैलिटी किस किस टाइप की होती है हमारे फर्स्ट ईयर के अंदर भी है। कि इन्वेस्टिगेट करते हैं हम बेसिकली कि एक इंसान के अंदर कौन से परसिस्टेंट ट्रेट हो सकते हैं, कैसे कंसिस्टेंट ट्रेट हो सकते हैं जो कभी ना चेंज होते हो। मतलब उसका एटीट्यूड, उसका स्टाइल, उसका सोचने का तरीका, उसका नेचर, ये सारे उसकी पर्सनैलिटी बनाते हैं। तो सोशल साइकोलॉजी ये भी आपको फर्स्ट ईयर में है कि कैसे लोग सोचते हैं, चीजों को देखने का नजरिया कैसा है, कैसे एक दूसरे पे प्रभाव डालते हैं, मतलब एक इंसान की थिंकिंग दूसरे पे कैसे प्रभाव डालती है। ठीक है, ये सारा आपका बेसिकली है जो एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ किस वे में, कि आपको पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी स्टार्ट कहाँ से हुई थी। साइकोलॉजी आज से नहीं है,
साइकोलॉजी का तो सिर्फ नाम दे दिया गया था। अल्ड्रिक नीसन ने साइकोलॉजी की एक, सॉरी, अल्ड्रिक नीसन की बात बाद में करते हैं। विलियम वंडर ने एक स्कूल खोला था, या फ्रेड जी ने वो किया था, साइकोलॉजी के ऊपर काम किया था, तब साइकोलॉजी को लोग जानने लगे थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज से है। मनोचिकित्सा पहले भी होती थी। ये बेसिकली महाभारत के टाइम से हो रही है। जब अर्जुन को बेसिकली उपदेश दिए गए थे, गीता के अंदर जो पाए जाते हैं, कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को समझाया था कि जिसके साथ आप युद्ध कर रहे हो ना, वो आपके अपने तो है, परंतु धर्म के लिए ये युद्ध अनिवार्य है, जरूरी है। ठीक है, तो बेसिकली वो कंफ्यूज हो रहे थे उस वक्त कि मुझे लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, अपनों से युद्ध करके मैं क्या करूंगा, मतलब ऐसी राजगद्दी का क्या फायदा जो अपनों से लड़के ली गई हो। लेकिन उनको बताएगी कि ये सिर्फ राजगद्दी के लिए नहीं है, धर्म युद्ध है, ये सही गलत का है, तो आप उनके साथ अन्याय कर रहे हो अगर ये युद्ध ना करके। जो बेसिकली यहाँ पे इन्वॉल्व है, जो आपके साथ में खड़े हैं, या जिनके साथ गलत हुआ है, ठीक है, तो वहां पे उनके माइंड स्टेट को, उनकी उलझन को दूर किया था। तो बेसिकली किसी की भी माइंड स्टेट को सही करना, या फिर जो उलझन है उसके मन में, जो दुविधा है उसके मन में, उसको करेक्ट करना, यही बेसिकली आपका आता है साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है, अब लोगों ने उसको नाम दे दिया है। जैसे विलियम वंडत ने 1839 के अंदर जो स्कूल खोला था, पहले साइकोलॉजी लैब खोली थी, या फ्राइड जी ने, सिगमंड फ्राइड जी ने स्टार्ट की थी अपनी लैब। तो वहां पे उन्होंने ये सब करना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो एक टर्म मिल गई थी हमें साइकोलॉजी, वरना ये होता पहले भी था। ठीक है, अब देर ना करते हुए हम अपने एमपीसी 001 पे जाते हैं। एमपीसी 001 क्या है? बेसिकली हमारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी से रिलेटेड। कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या होती है आपकी? क्वेश्चन पेपर में डेफिनेशन आ सकती है, 3 मार्क्स में आ सकती है, कंबाइंड क्वेश्चन आ सकता है 6 मार्क्स का। कॉग्निटिव साइकोलॉजी बेसिकली आपकी होती है कि मेंटल प्रोसेस की स्टडी करना। कॉग्निटिव का मतलब होता है मेंटली, ठीक है, मेंटल एक्टिविटी। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? मेंटल एक्टिविटी। मतलब कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी मेंटल प्रोसेस होते हैं हमारे माइंड के अंदर, जितनी भी सारी चीजें होती हैं, उन सब चीजों की स्टडी करते हैं। जैसे कि हमारा क्या होता है कि ब्रेन के अंदर वर्किंग कैसे होती है, सोचते कैसे हैं चीजों को, परसेप्शन, चीजों को समझना कैसे होता है, थिंकिंग, किसी भी चीज के बारे में कैसे सोचते हैं, मेमोरी कैसे वर्क करती है, कैसे स्टोर होती है, अटेंशन कैसे देते हैं, किसी चीज पे फोकस कैसे करना होता है, लैंग्वेज कैसे काम करती करती है, हमारी सामने वाले को कैसे समझाया जा सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, एंड लर्निंग, ये चीजों को कैसे याद किया जाए, ये सारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आता है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी एक मेंटल प्रोसेस की स्टडी है, जिसके अंदर हम ये सारी चीजें करते हैं, ये सारी वर्किंग्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आप लिख सकते हो द स्टडी ऑफ हाउ पीपल थिंक, प्रोसेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन हो सकती है कि लोग कैसे बात करते हैं, कैसे सोचते हैं, और कैसी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है उनके माइंड में, लोग कैसे समझते हैं जो उनके एनवायरनमेंट में इंफॉर्मेशन होती है। ये सारी स्टडी जो होती है कॉग्निटिव साइकोलॉजी कहलाती है। द स्टडी ऑफ हाउ पीपल थिंक, प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, एंड हेल्प रिसर्चर अंडरस्टैंड द ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, ये सारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी है आपका। तो बेसिकली कॉग्निटिव साइकोलॉजी को पढ़ने में क्या मतलब कि फायदा क्या है? क्योंकि ये साइकोलॉजिस्ट को हेल्प करती है कि अगर कोई साइकोलॉजिकल डिफिकल्टी आती है किसी भी आम इंसान के माइंड में, या किसी भी इंसान की लाइफ में, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी है। देन जो क्वेश्चन आ सकता है इसका, नॉर्मली आ सकता है डिफाइन या एक्सप्लेन साइकोलॉजी या कॉग्निटिव साइकोलॉजी, और डोमेन्स या एरिया क्या क्या हो सकते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी के। तो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स है, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी की, जैसे कि अटेंशन, कि चीजें कैसे हम अटेंटिवली फोकस करके देख सकते हैं, या फिर हमारा माइंड अटेंटिवली फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ कैसे इंफॉर्मेशन ग्रैब करता है एनवायरनमेंट से। ठीक है, होता क्या है कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें होती है, उसमें से आप क्या ग्रैब कर रहे हो, वो सारी आपके अटेंशन के अंदर आएगा। देन आपका आता है चॉइस बेस्ड बिहेवियर। चॉइस बेस्ड बिहेवियर, जब आपके सामने दो चीजें होती है, उसमें से आप एक चूज करते हो। जैसे आपके सामने बहुत सारे खाने की चीजें हैं, आप उसमें से क्या चूज करोगे, वो चॉइस बेस्ड बिहेवियर है। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है करियर के, आपने कौन सा चूज करना है। ये जो बिहेवियर होता है ना, चॉइस बेस्ड बिहेवियर, ये भी एक डोमेन है, एक एरिया है कॉग्निटिव साइकोलॉजी का। डिसीजन मेकिंग, कैसे डिसीजन बनाना है किसी चीज को लेके, जैसे कि मुझे फॉरेन सेटलमेंट करनी है, नहीं करनी है,
मुझे इस लाइन में आगे जाके पढ़ना है नहीं पढ़ना है, इस चीज को लेके मैंने करियर बनाना है नहीं बनाना है, या क्विकली कई बार कुछ डिसीजन रिक्वायर्ड होते हैं कि मुझे ये चीजें करनी चाहिए यहाँ पे नहीं करनी चाहिए। फॉरगेटिंग, चीजों को भूलना, याद करना। ठीक है, कौन सी चीजें हैं जो नेसेसरी नहीं है, क्योंकि दिन में बहुत सारी चीजें आप सुनते हो, आपकी पॉजिटिव वे में भी होती हैं, आपकी हेल्प करने के लिए नेगेटिव वे में भी होती हैं। तो कुछ चीजों को आपको भूल जाना चाहिए, क्योंकि वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो मेंटली ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, भूल जाना है। तो कौन सी चीजें हमें भूलनी है, कौन सी याद करनी है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैसी होती है कि एनवायरनमेंट में कोई इंफॉर्मेशन है वो आपकी मेमोरी में कैसे स्टोर होती है, कैसे प्रोसेस हो रही है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में, वो सारा इसके अंदर आ जाता है, ये भी एक डोमेन है। इसके अलावा लैंग्वेज को कैसे एक्वायर करना है, लैंग्वेज एक्विजिशन की चीजों को कैसे हम पढ़ते हैं, लिखते हैं उसके बारे में, और कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं अपने शब्दों में किसी भी चीज को। ठीक है, मेमोरी कैसे वर्क करती है, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये सारा एक डोमेन है। स्पीच परसेप्शन कि सामने से कोई पर्सन कुछ बोल रहा है तो उसको कैसे समझना है। ठीक है, उसको कैसे समझना है। विजुअल परसेप्शन की जो चीजें दिखाई दे रही है आपको आपके आसपास के एनवायरनमेंट में, उसको कैसे आप समझ रहे हो। ठीक है, वो विजुअल परसेप्शन होता है, जो चीजें दिखाई दे रही है। स्पीच, जो सुनाई दे रही है, जो लोग आपको बोल रहे हैं। ये सारे डोमेन्स है एरिया कॉग्निटिव साइकोलॉजी के। इसको आप, जैसे कि क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, आप ऐसे एक सर्कल बना के कॉग्निटिव साइकोलॉजी लिख सकते हो, और उसके साथ में एरो डाल के आप ये सारे डोमेन्स लिख सकते हो जो हमने अभी पढ़े हैं। अटेंशन, चॉइस बेस्ड बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग, फॉरगेटिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, लैंग्वेज एक्विजिशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पीच परसेप्शन, विजुअल परसेप्शन। ठीक है, ये सारे आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन और डिस्कस द ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, ये एक 6 मार्क में क्वेश्चन आया हुआ है कई बारी। तो बेसिकली इसमें आपने बताना है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन बतानी है। ठीक है, या खाली ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में भी आता है तो भी आपने यही लिखना है। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी या कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है कि सबसे पहले कौन सा डोमेन आता है, फिर उसके बाद कौन सा आता है, फिर थर्ड नंबर पे, फिर फोर्थ नंबर पे क्या आता है, फिर फिफ्थ नंबर पे क्या आता है। बेसिकली इस तरीके से हायरार्की बनाई हुई है। हायरार्की क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या लेना है, सेकंड क्या लेना है, थर्ड क्या लेना है, फोर्थ क्या लेना है, वो हायरार्की होती है। एक तरीके से आप बता सकते हो कि सीढ़ी होती है किसी चीज पे पहुंचने की। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जितनी भी एनवायरनमेंट में इंफॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करना है, याद करना है, उसको समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, नॉलेज जितनी भी चीजें हैं एनवायरनमेंट में वो कैसे आप याद कर लेते हो। बहुत ज्यादा बर्डन नहीं डालते अपने माइंड में, लेकिन एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें होती है उसको आप जान जाते हो, याद कर पाते हो। ठीक है, पहचान जाते हो उन चीजों को। तो आपको फर्स्ट आपका डोमेन होता है नॉलेज। आप ये सारे डोमेन्स भी लिख सकते हो, अगर जो अभी पढ़ाए हैं उनको ना लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ये भी डोमेन्स ही हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये नॉलेज कि कैसे हम चीजों को याद रखते हैं। ठीक है, वो आ सकती हैं इसके अंदर। सेकंड, कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट लर्न इन्फॉर्मेशन। जो चीजें हमने लर्न की हैं, याद की हैं, उसको समझना है, उसका एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालनी है उससे। ठीक है, एप्लीकेशन कहाँ पे हमने अप्लाई करनी है नई सिचुएशन में, उन उस इंफॉर्मेशन को जो हमने कॉम्प्रीहेंशन किया उसको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई करने के बाद हमने क्या करना है, उसको ब्रेक डाउन करना है, एनालिसिस भी करना है उस चीज का। ब्रेक डाउन कर देना है छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि हम उस सामने वाले को अगर कभी जरूरत पड़े तो उस चीज को समझा सके, या उसको ग्रुपिंग भी करके देख सके। जरूरत पड़े तो उसको ग्रुपिंग भी कर सके, उसको इन्वेस्टिगेट कर सके, उसको एग्जामिन कर सके कि जो चीजें हमने अप्लाई की है वो करेक्ट है या नहीं है, क्या है। ठीक है, सिंथेसिस आ सकती है कि चीजों को जो हमने ब्रेक डाउन किया है, पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसको हमने इकट्ठा भी करना चाहें तो कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, बेसिकली असेंबल कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में जो चीजें हो रही है उसको असेंबल करना। इवेल्युएशन होता है कि जज करना, बेसिकली कोई भी चीज है उसको हम जज कर सकते हैं कि ये सही जा रही है या गलत जा रही है, या सामने वाले को कन्वेंस करने की कोशिश कर सकते हैं अपने आप को, या किसी चीज को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत कर रहा है। इवेल्युएशन का मतलब होता है मूल्यांकन करना बेसिकली, मतलब किसी भी चीज के प्रोज एंड कॉन्स देखना। जैसे नॉर्मली हम बोलते हैं ना कि हाँ ये गलत जा रहा है, ये इंसान ना गलत रास्ते पे जा रहा है, सही नहीं जा रहा है। इवैल्यूएशन कैसे होती है, जजमेंट कैसे होती है, इसी तरीके से कि हम सही गलत बताते हैं। जो चीज सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होती वो हमें गलत लगती है हमेशा, है ना।
हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि वो गलत होती हैं कई बार, रियल में गलत नहीं होती, हमारे अकॉर्डिंग होती है। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी होती है कि कॉग्निटिव डोमेन्स को हायरार्की में लगाना, कि पहले क्या, उसके बाद क्या, तीसरे नंबर पे क्या, चौथे पे क्या, पांचवे पे क्या, छठे पे क्या। ठीक है। जैसे मान लो कि आपको साइकोलॉजी करनी थी, आपने नॉलेज ली, जितनी भी नॉलेज आपको मिली आपने वो गैदर कर दी, फिर कॉम्प्रिहेंशन किया, उस नॉलेज को समझने की कोशिश की, है ना, मीनिंगफुल तरीके से उसको समझने की कोशिश की। फिर आपने अपनी लाइफ को में अप्लाई किया, उस साइकोलॉजी में आपने एडमिशन लिया, फिर उसको एनालाइज करने की कोशिश की छोटे छोटे टुकड़ों में, कि फर्स्ट ईयर है सेकंड ईयर है दोनों कैसे कंप्लीट करने हैं, हमने कितने सब्जेक्ट है फर्स्ट में, कितने सब्जेक्ट है सेकंड में, इन्वेस्टिगेट किया आपने। ठीक है। फिर आपने उन सारे सब्जेक्ट को इकट्ठा कर लिया, असेंबल कर लिया, अरेंज कर लिया, कि फर्स्ट ईयर में ये वाले, सेकंड ईयर में ये वाले। फिर आप इवेल्युएशन करोगे, उसको जज करोगे कि हाँ अगर मैं ऐसी करती हूँ, इस तरीके से पढ़ाई करती हूँ तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा, वो इवेल्युएशन होता है। ठीक है, ये हायरार्की है कॉग्निटिव डोमेन की। अब नेक्स्ट हम आते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री क्या हो सकती है कॉग्निटिव साइकोलॉजी की? कॉग्निटिव साइकोलॉजी सबसे पहले अल्ब्रिक नेसर जी ने स्टार्ट किया था, मतलब ये टर्म कॉग्निटिव साइकोलॉजी बेसिकली अल्ब्रिक नेसर जी की दी हुई है 1967 में। ठीक है, तब दी थी उन्होंने। तो बेसिकली क्या था कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी 1950 से 1970 जी की 70 के बीच में पनपी थी, आई थी एग्जिस्टेंस में। उससे पहले क्या होता था, बिहेवियरिज्म चलता था, बिहेवियरल साइकोलॉजी चलती थी। ठीक है, बिहेवियरल साइकोलॉजी या गैस्ट्रॉल साइकोलॉजी भी चलती थी। बिहेवियर साइकोलॉजी क्या होती है कि लोगों को ऑब्जर्व करके उसके बिहेवियर को देख के हम पता लगाते हैं कि इसका बिहेवियर सही है, गलत है, कैसा है, और अगर सही नहीं है तो उसको सही करना। ये होता था पहले, इंसान का बिहेवियर गलत है सही है वो सब स्टडी करते हैं। ठीक है। इससे पहले ये बिहेवियरिज्म या गैस्ट्रॉल साइकोलॉजी चलती थी। गैस्ट्रॉल और बिहेवियरिज्म को भी हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। अब भी क्या हो गया, फिर धीरे धीरे लोगों ने मतलब सिर्फ बिहेवियर पे फोकस ना करके धीरे धीरे क्या फोकस करना स्टार्ट कर दिया, कॉग्निटिव रिवोल्यूशन आ गया, मेंटल प्रोसेस को भी स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। साइकोलॉजिस्ट जो थे उससे पहले बिहेवियरिज्म को, बिहेवियर को स्टडी करते थे, सिर्फ ये देखते थे कि एनवायरनमेंट की वजह से उनके बिहेवियर पे क्या असर पड़ रहा है, लोगों का बिहेवियर कैसा है। जब आप उन लोगों के साथ वो बात करते हैं, ऑब्जर्व करते थे बिहेवियर को, थॉट्स को कोई ऑब्जर्व नहीं करता था, इमोशन को कोई नहीं देखता था, सिर्फ हम बिहेवियर को ऑब्जर्व करते थे। इंसान क्या सोच रहा है, क्या एक्सप्रेस कर रहा है, उस पर हम फोकस नहीं करते थे, हम फोकस करते थे उसके बिहेवियर पे। ये होता था बिहेवियर, लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना। ठीक है। अब क्या हो गया है, बेसिकली कॉग्निटिव रिवोल्यूशन आ गया 1950 के बीच से। कॉग्निटिव रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, मतलब कि लोग थॉट्स के बारे में और इमोशंस के बारे में भी स्टडी करना इंसानों ने, साइकोलॉजिस्ट ने स्टार्ट कर दिया। ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर वो इस चीज के बारे में भी पढ़ने लग गए, जैसे मेंटल प्रोसेस जितने भी होते थे, कि मेमोरी कैसे वर्क करती है, अटेंशन कैसे वर्क करती है, चीजें कैसे सोची जाती हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन कैसे होता है, जितने भी हमने डोमेन्स पढ़े थे वो सारी चीजों के बारे में उन लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। फिर 1967 में एक साइकोलॉजिस्ट हुए थे अल्ड्रिक नेसर जी, उन्होंने कॉग्निटिव साइकोलॉजी एक टर्म इंट्रोड्यूस की लोगों के सामने, और बताया कि इसके अंदर बेसिकली मेंटल प्रोसेस को स्टडी किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर हम परसेप्शन की, ट्रांसफॉर्मेशन की, मेमोरी को स्टोर करने की, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की बात करते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन काम करती है, रिकवर कैसे करते हैं उसको। ठीक है, वो सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो ये हिस्ट्री है बेसिकली कॉग्निटिव साइकोलॉजी की, जो आपकी आ सकती है। अब मेन जो है वो है की इश्यूज, स्टडी ऑफ द कॉग्निटिव साइकोलॉजी। जब हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी की स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसमें कौन कौन से की इश्यूज आ जाते हैं। तो फर्स्ट और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जो इशू है वो है नेचर वर्सेस नर्चर। 6 मार्क्स में अलग से क्वेश्चन आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है, या फिर आपका नॉर्मली फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आ सकता है कि की इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं स्टडी कर रहे हैं जब हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी की। तो बहुत सारे की इशू है। पहला हमारा है नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर वर्सेस नर्चर का मतलब क्या है? नेचर का मतलब होता है प्रकृति, या फिर आपका जेनेटिकली या इनहेरिटेंस में आपने क्या एक्वायर किया है, अपने पेरेंट्स से आपने क्या लिया है, बायोलॉजिकल पेरेंट्स से आपने क्या लिया है, जीन्स के थ्रू, इनहेरिटेंस के थ्रू। जैसे हम बोलते हैं डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, हम ऐसा क्यों बोलते हैं? या फिर बच्चा अपनी माँ पे गया है या बाप पे गया है, ऐसे क्यों बोलते हैं? जो देखने में बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमारे पेरेंट्स थे, अब पेरेंट्स उसका बिल्कुल वैसे ही है। तो नेचर का मतलब बेसिकली आपका क्या होता है कि हमने जेनेटिकली उनसे क्या लिया है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है हम जेनेटिकली लेते हैं, है ना। तो किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी उसकी जेनेटिक, उसकी जीन्स पे डिपेंड करती है, जो वो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, लेते हैं, या नर्चर पे डिपेंड करती है। नर्चर का मतलब होता है पालन पोषण, कि उसका कैसा एनवायरनमेंट है, कैसी अपब्रिंगिंग रही है उसकी, उस पर डिपेंड करता है। किस चीज पे डिपेंड करता है, नर्चर पे या नेचर पे?
तो बेसिकली होता क्या है, ये जो डिबेट है या इशू है, इसके अंदर बेसिकली जितने भी इशू है ना, उसके अंदर दोनों चीजें ही जरूरी है, नेचर और नर्चर दोनों जरूरी है। मान लो एडॉप्टेड बच्चे होते हैं, एडॉप्टेड बच्चे बहुत सारी चीजें नेचर से भी सीखते हैं, लेकिन कई बार उनको उतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते लाइफ में। नेचर तो अच्छा था, पेरेंट्स डॉक्टर थे, हादसा हुआ, किसी ने उनको ऑर्फनेज में या फिर अनाथालय में उन्होंने उनको डलवा दिया, उसके बाद क्या हुआ, उनकी देखभाल ठीक से नहीं हुई, वो कुछ कर नहीं पाए लाइफ में। वरना नेचर तो अच्छा था, इंटेलिजेंट था, डॉक्टर का बेटा था, बट ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनका नर्चर सही नहीं हुआ। कई बार क्या होता है कि नेचर उतना अच्छा नहीं होता, कि किसी गरीब इंसान का बेटा होता है, ऑर्फन एज में पल रहा होता है, और अचानक से क्या होता है, उनको कोई अडॉप्ट कर लेता है उस बच्चे को, और उसको इतनी अच्छी मतलब कि एनवायरनमेंट इतना अच्छा मिल जाता है कि उस बच्चा वो बाद में जाके कुछ अच्छा कर जाता है, कहीं और पहुंच जाता है, वो अच्छा बन जाता है, कोई डॉक्टर इंजीनियर कुछ बन जाता है, ठीक है, वो नर्चर हो जाता है। तो दोनों ही चीज जरूरी है किसी भी पर्सनैलिटी की, मतलब किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी के अंदर दोनों चीजें जरूरी होती है, दोनों चीजें हमें रिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक है। सेकंड जो बेसिकली थ्योरी है या इशू है, इसके अंदर रेशनलिज्म वर्सेस एम्पिरिसिज्म होता है। इसके अंदर बेसिकली हम बात करते हैं, डिबेट जो चलती है इसके अंदर, वो किस बात पे चलती है, हमें बेसिकली जो रेशनलिज्म को सपोर्ट करते हैं, वो लोगों का मानना है कि जो भी नॉलेज होती है एक बच्चे के अंदर, वो पहले से होती है। ठीक है। जितनी भी नॉलेज होती है एक इंसान के अंदर, बच्चे के अंदर, वो स्टार्टिंग से होती है। मतलब बच्चा ब्लैंक स्लेट की तरह पैदा नहीं होता। लेकिन जो एम्पिरिसिस्ट होते हैं, जो एम्पिरिसिज्म को फॉलो करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि जो नॉलेज है वो एक्सपीरियंस के थ्रू आप गेन करते हो। बच्चा जो होता है ना, वो कोरे कागज की तरह होता है, ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, ब्लैंक पेपर की तरह उसका माइंड होता है। जो आप उस पर लिखोगे या जो वो अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा, वही उसकी लाइफ में आता चला जाएगा। ठीक है, उसकी नॉलेज वैसे ही बनेगी जो वो सीख रहा है अपने एक्सपीरियंस से। ये एम्पिरिसिस्ट बोलते हैं। रेशनलिस्ट बोलते हैं कि पहले से सब कुछ होता है उनके माइंड में, और वो उस चीज का यूज करता चला जाता है जब जब जरूरत पड़ती है। तो ये डिबेट चल रही है, बेसिकली इश्यू चल रहा है किसके बीच में, एम्पिरिसिस्ट के बीच में और रेशनलिस्ट के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रक्चर वर्सेस प्रोसेस की जो इश्यू चल रहा है कॉग्निटिव साइकोलॉजी को स्टडी करते वक्त, वो आता है कि सिर्फ स्ट्रक्चर को पढ़ना नेसेसरी है, कि सिर्फ ह्यूमन के स्ट्रक्चर को, ह्यूमन के माइंड को पढ़ना जरूरी है, और मतलब कि उसके प्रोसेस को ना पढ़े, या सिर्फ प्रोसेस को पढ़े, उसके माइंड स्ट्रक्चर को ना पढ़े। ये इस चीज का इशू चल रहा है। ठीक है। तो बेसिकली किसी भी इंसान के माइंड को पढ़ना, स्ट्रक्चर को पढ़ना भी जरूरी होता है, और उसके प्रोसेस कैसे काम करते हैं, प्रोसेस उनको भी पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, दोनों चीजें नेसेसरी होती हैं, स्ट्रक्चर भी और प्रोसेस भी। कैसे इंफॉर्मेशन है उसको आप स्टडी करोगे, कैसे एक ह्यूमन ब्रेन के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, वो पढ़ना भी जरूरी होता है, जो आप डायलिसिस में पढ़ते हो। और वो कैसे वर्क करते हैं, कौन सा पार्ट कैसे वर्क करता है, ये भी जरूरी होता है, वो प्रोसेस में आ जाता है। ठीक है, ये आपका आता है स्ट्रक्चर वर्सेस प्रोसेस के अंदर। तो दोनों चीजें जरूरी होती हैं जब आप किसी भी चीज के बारे में देखते हो। नेक्स्ट आपका इसके अंदर कॉग्निटिव इश्यू आता है, बेसिकली डोमेन जनरलिटी वर्सेस डोमेन स्पेसिफिसिटी। ठीक है, कि कोई भी चीजें आप एनवायरनमेंट से लर्न करते हो, वो सिर्फ एक डोमेन से रिलेटेड होती हैं, या फिर आप वो सारे डोमेन से रिलेटेड होते हैं, मतलब किसी एक स्पेसिफिक डोमेन से रिलेटेड होती है कोई भी चीज, या फिर डिफरेंट डिफरेंट डोमेन से रिलेटेड होती है। इसके अंदर ये चीजें पूछी गई है, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन हमने पढ़े थे, अटेंशन, मेमोरी, या फिर लैंग्वेज एक्विजिशन। तो कोई भी चीज आप मान लो कि गाड़ी चलाना आप सीख रहे हो, तो उसके अंदर भी आपके डिफरेंट डिफरेंट डोमेन काम कर रहे होते हैं। कैसे काम कर रहे होते हैं, कि जो आपको इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं गाड़ी चलाते वक्त, वो आप ले रहे हो, तो लैंग्वेज एक्विजिशन का आपकी काम कर रही है, कितना सीख रहे हो वहां से, मेमोरी काम कर रही है। ठीक है, कैसे आपकी सेंसरी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या हो रही है, वो भी काम कर रही है। तो कोई भी चीज आप लर्न करते हो, तो वहां पे डोमेन जनरलिटी और डोमेन स्पेसिफिसिटी दोनों वर्क करती है। ऐसा नहीं होता कि आपको सिर्फ एक डोमेन पे डिपेंड करता है, सिर्फ एक डोमेन की स्किल आप ले रहे हो, सिर्फ एक डोमेन के बारे में आप बात कर रहे हो, ऐसा नहीं होता, बाकी डोमेन भी काम करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आपका आता है वैलिडिटी ऑफ कॉजल इन्फ्लुएंसेस वर्सेस इकोलॉजिकल वैलिडिटी। कि कोई भी चीज के ऊपर अगर आप एक्सपेरिमेंट या स्टडी करना चाहते हो, तो वो लैब के अंदर होनी चाहिए, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, या फिर अब वो फील्ड के अंदर होनी चाहिए, नेचुरलिस्टिक टेक्निक के थ्रू होनी चाहिए, फील्ड पे होनी चाहिए। तो बेसिकली बहुत सारी चीजें होती है जो कि हम लैब के अंदर करते हैं, जहाँ पे हमें कंट्रोल एक्सपेरिमेंट की जरूरत होती है, कंडीशन को कंट्रोल करना होता है। और बहुत सारी चीजें होती है जहाँ पे हमने कंट्रोल नहीं करना होता, ये देखना होता है कि फील्ड पे अगर हम ये चीजें करेंगे तो कैसे रिस्पॉन्स मिलेगा। तो डिपेंड करता है बेसिकली, दोनों ही जरूरी है, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट भी जरूरी है, फील्ड एक्सपेरिमेंट भी जरूरी है।
कंट्रोल के अंदर कैसे काम करेगा बेसिकली, जैसे मान लो कि मुझे ये चेक करना है कि प्लांट की ग्रोथ पे कैसे पानी की जो फ्रिक्वेंसी है, वाटर की फ्रिक्वेंसी हम डाल रहे हैं, जितना पानी डाल रहे हैं एक पौधे में, तो उसका क्या असर पड़ रहा है प्लांट की ग्रोथ पे, अगर हम ये देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हमें बाकी चीजों को तो कंट्रोल करना पड़ेगा। बाकी फैक्टर क्या हो सकते हैं, बाकी वेरिएबल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपका हो गया हवा, पानी, टेम्परेचर, सनलाइट। ठीक है, पानी को तो हम देख रहे हैं लेकिन बाकी चीजों को नहीं देखना, हमने कंट्रोल करके रखना है उनको, जैसे कि खाद हो गया, कितनी सनलाइट मिलेगी, कैसा टेम्परेचर रहेगा, वो सारी चीजों को हमने कंट्रोल करना है। तो ऐसे केस में तो आपको लैब में जरूरत पड़ेगी। फिर फील्ड एक्सपेरिमेंट, मान लो मैं ये देखना चाहती हूँ कि बच्चों को ट्यूटोरिंग मेथड से पढ़ाया जाए या टीचिंग मेथड से पढ़ाया जाए, कौन सा मेथड अच्छा रहेगा टीचिंग का, तो वहां पे वो फील्ड पे करना ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि अगर लैब के अंदर करूंगी तो बहुत सारी चीजों को मैं कंट्रोल कर पाऊंगी, लेकिन उसके अलावा जब ये चीजें तो मुझे फील्ड पे देखनी चाहिए, क्यों देखनी चाहिए फील्ड पे, कि बच्चे कितना सीख रहे हैं वहां से पता चलता है। जैसे कि आपका बच्चे को आप पढ़ा रहे हो, साथ के साथ उनको समझ में आ रहा है, वो इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे नॉइज है या नहीं है उस क्लास में, वेंटिलेशन प्रॉपर है या नहीं, उनको दिख रहा है या नहीं दिख रहा जो आप मतलब कि लिखवा रहे हो वहाँ पे उनको, या फिर वहाँ पे हवा पानी प्रॉपर है या नहीं है, गर्मी है, कैसा टेम्परेचर है, वो सारी चीजें भी डिपेंड करती है। तो फील्ड एक्सपेरिमेंट पे वो चीजें हम कर सकते हैं। तो कोई भी चीज पे हम जब स्टडी करना चाहते हैं तो वो कंट्रोल होनी चाहिए, फील्ड पे होनी चाहिए, ये बेसिकली हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि अप्लाइड रिसर्च करना जरूरी है या फिर बेसिक रिसर्च को स्टडी करना जरूरी है। ठीक है, कौन सा करना चाहिए, तो बेसिक रिसर्च के अंदर क्या होता है कि हम थ्योरेटिकल किसी भी चीज को पढ़ लेते हैं, है ना, थ्योरेटिकल हमने किसी भी चीज को पढ़ लिया। अप्लाइड के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हमने प्रैक्टिकली उस चीज को कैसे करना है। तो बेसिकली जब आप लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हो तो आपको दोनों चीजें आनी जरूरी होती हैं, कि आपको चीजों को जैसे मान लो कि कुकिंग की ही हम बात कर रहे हैं, तो कुकिंग करने में आपको बेसिकली थ्योरी भी पता होनी चाहिए, रेसिपी भी पता होनी चाहिए जो कि आपकी बेसिक है, और आपको करना भी आना चाहिए, प्रैक्टिकल भी आना चाहिए। कुकिंग के अंदर दोनों चीजें जरूरी है, कि आपको ये तो पता है, रेसिपी तो आपने लर्न कर ली, ठीक है, कॉग्निटिव आपकी मेमोरी अच्छी थी, रेसिपी लर्न कर ली, लेकिन कुकिंग की बारी आई तो वहां पे कितना डालना है, कौन सी स्पून लेनी थी, क्या है, वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हो, कि डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है किस अमाउंट में डालनी है। जैसे हुआ क्या, उसमें लिखा था 250 ग्राम आपने लेना है, आपने क्या कर लिया, ये तो याद कर लिया कि 250 ग्राम लेना है, अब 250 ग्राम कितना होता है, या उसको कैसे नापोगे, आपके पास मेजरमेंट स्केल है या नहीं है उस वक्त, वो सारी चीजें भी प्रैक्टिकल लाइफ में डिपेंड करती हैं। तो बेसिक भी आना चाहिए आपको, अप्लाइड भी आना चाहिए, दोनों चीजें आनी चाहिए जब आप कोई भी रिसर्च करने जाते हो। फिर है बायोलॉजिकल वर्सेस बिहेवियरल मेथड, कौन सा मेथड बेस्ट होता है, बायोलॉजिकल मेथड मेथड बेस्ट होता है या बिहेवियरल मेथड बेस्ट होता है। इसका मतलब क्या है, should we study the brain and its function directly, perhaps even scanning the brain while people are performing cognitive tasks, or should we study people's behavior in cognitive tasks, looking at measures such as percentage correct and reaction time। मतलब हमने सिर्फ इंसानों की बिहेवियर को स्टडी करना चाहिए या फिर सिर्फ उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे वही बात आ गई, स्ट्रक्चर और मेंटल प्रोसेस वाली। ठीक है, कि किसी भी चीज के ऑर्गन्स को हमने स्टडी करना है, उसके स्ट्रक्चर को हमने स्टडी करना है, जैसे अगर हम ब्रेन की बात कर ले तो ब्रेन में कितने पार्ट्स होते हैं उनको स्टडी करना है, या वो पार्ट्स कैसे कैसे वर्क करते हैं उनको भी स्टडी करना जरूरी है, या इंसान कैसे बिहेव कर रहा है अगर उन पार्ट्स में गड़बड़ हो रही है, वो भी पढ़ना जरूरी है। तो बेसिकली दोनों चीजें पढ़नी जरूरी है, बायोलॉजिकल भी और बिहेवियरल भी, कि कोई भी चीज कैसे हो रही है और कैसे वो अफेक्ट कर रही है उसके बिहेवियर को, वो दोनों पढ़ना जरूरी है हमें, है ना। तो इसके अंदर बेसिकली क्या था हमारा, इसके अंदर बेसिकली था कि बायोलॉजिकली चीजों को देखना जरूरी है या फिर बिहेवियर भी देखना जरूरी है। बायोलॉजिकली यह हो सकता है कि आपकी किसी ब्रेन की किसी पार्ट में इंजरी हो गई हो, ठीक है, कोई पार्ट में आपके प्रॉब्लम आ गई हो, तो उसकी वजह से आपके बिहेवियर को भी अफेक्ट करता है वो, है ना। तो दोनों चीजें जरूरी है, सिर्फ बायोलॉजिकली आपने देख लिया कि हाँ भैया ये ब्रेन के इस पार्ट में इंजरी है, इसको करेक्ट कर दो, लेकिन उस वक्त उसका बिहेवियर कैसा होगा वो भी तो स्टडी करना जरूरी है। ये बहुत सारी चीज होती है, जैसे बायोलॉजिकली मान लो कि अगर आपके बायोलॉजिकली कोई इंजरी है तो आपका डॉक्टर आपको करेक्ट ठीक कर सकता है, ठीक है, ट्रीटमेंट दे सकता है, लेकिन अगर आपके बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपके साइकोलॉजिस्ट वहां पे काम करेंगे, सिर्फ आपके डॉक्टर के काम करने से काम नहीं चलेगा, है ना। जैसे कि किसी को बिहेवियर में प्रॉब्लम है तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, स्ट्रेस हो रहा है, उसके बिहेवियर पे असर पड़ रहा है, जैसा वो पहले नहीं था वैसा होता जा रहा है, नेगेटिव होता जा रहा है, उसका बिहेवियर मैलाडेप्टिव होता जा रहा है, तो वो कहाँ जाएगा, साइकोलॉजिस्ट के पास, काउंसलर के पास, साइकेट्रिस्ट के पास। लेकिन अगर बायोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम आ रही है
तो उसके ब्रेन को, स्ट्रक्चर को पढ़ना जरूरी है, तो वो जाएगा डॉक्टर्स के पास, है ना। तो बेसिकली दोनों चीजों को जरूरी होता है। कई बार क्या होता है, दोनों चीजें आपस में लिंक होती है, बायोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से बिहेवियर अफेक्ट हो रहा है इंसान का, दोनों चीजें भी जरूरी होती हैं। तो यही हमने देखना होता है बेसिकली। नेक्स्ट आपका आता है रिसर्च मेथड कौन कौन से हैं जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हेल्प करते हैं। ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी जब हम स्टडी करते हैं या रिसर्च करते हैं, उसके अंदर कौन कौन से मेथड यूज होते हैं। और रिसर्च मेथड इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है 6 मार्क्स का। कौन कौन से मेथड हो सकते हैं? फर्स्ट आपका है लेबोरेटरी और अदर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्सपेरिमेंट इकट्ठे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमन बिहेवियर भी बोल सकते हैं इसी चीज को। क्योंकि लैब के अंदर जो भी हम काम करते हैं, जितने भी कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, जैसे भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, वो सारे आपके इसके अंदर आते हैं। जैसे कि कंट्रोल एक्सपेरिमेंट या फील्ड की स्टडी हो गई, या लैब के अंदर जो भी एक्सपेरिमेंट हो गया, फील्ड का हम छोड़ देते हैं। लैब के अंदर जो भी लैब सेटिंग के अंदर होता है, वो सारे एक्सपेरिमेंट या चीजों को कंट्रोल करके जहाँ पे रखा जाता है। बेसिकली हमने देखना होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स में क्या कनेक्शन है, ये जब हमें देखना होता है, तो हम किस पे कर सकते हैं, तो हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे मुझे देखना है कि मतलब कि अगर मैं चाय पिलाती हूँ किसी को, तो उसकी नींद कितनी प्रभावित होती है, तो यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखना है कि चाय की वजह से नींद पे क्या असर पड़ रहा है। ये एक्सपेरिमेंट है जो कि मैं लैब में करके देख सकती हूँ, है ना। किसी जैसे मैंने सैंपल उठा लिया 10 लोगों का, उसको मैं चाय पिला के देखूंगी कि 1 कप पिलाती हूँ तो कितनी नींद प्रभावित होती है, 2 कप पिलाने पे कितनी, 3 पे कितनी, 4 पे कितनी, ऐसे। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं। देन आपका आता है साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च। साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च के अंदर बेसिकली आपका 3 टाइप की रिसर्च आ जाती है इसके अंदर। जैसे फर्स्ट आपकी कैटेगरी होती है कि जब ब्रेन की डेथ हो जाती है, जब इंसान की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका पोस्टमार्टम करते हैं, ये जानने के लिए कि डेथ किस वजह से हुई है। ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, एनाटॉमी करते हैं, ब्रेन का पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, इंसान का पोस्टमार्टम करते हैं। तो ये साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च के अंदर आता है। सेकंड कैटेगरी होती है कि जब इंसान जीवित है और हम ये पता लगाना चाहते हैं कि मतलब कि उसके माइंड की जो इमेज है, बेसिकली उसको रीड आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे एमआरआई कर सकते हैं हम लोग, है ना, ईसीजी कर सकते हैं। तो सेकंड कैटेगरी के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, हम बेसिकली इमेज देखते हैं स्ट्रक्चर की, ब्रेन के स्ट्रक्चर की, कि कैसी उसकी एक्टिविटी होनी चाहिए बेसिकली, और कहाँ पे वहाँ पे इंजरी हुई है, कहाँ क्या प्रॉब्लम हुई है, ब्रेन के स्ट्रक्चर की इमेज यहाँ पे हम स्टडी करते हैं सर। ठीक है। थर्ड जो आपकी टेक्निक होती है, उसके अंदर कोई भी ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल वगैरह जो उसके होते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं कि नॉर्मल परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए। ठीक है, रेंज क्या होनी चाहिए वहां पे। तो ब्रेन इमेजिंग टेक्निक जितनी भी होती है उनको हम स्टडी करते हैं, मशीन के थ्रू ये पता लग जाता है कि हाँ नॉर्मली कैसे वर्क करना चाहिए, इस टाइप से होना चाहिए और इस टाइप से नहीं है। स्ट्रक्चर में इंजरीज हमें पता चल जाती हैं बेसिकली, सेकंड वाली में इंजरी पता चलती है, थर्ड वाली में हमें पता चलता है बेसिकली कि कैसे होना चाहिए, सेरेब्रल प्रोसेस कैसे वर्क करना चाहिए और कैसे वो कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आपका इसके अंदर आ जाता है थर्ड पॉइंट की सेल्फ रिपोर्ट, केस स्टडी और नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी हम रिसर्च कर सकते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। जैसे कि सेल्फ रिपोर्ट क्या होते हैं कि जब हम किसी भी क्लाइंट से या किसी भी पेशेंट नहीं बोलते, हम यहाँ पे डॉक्टर जैसे पेशेंट बोलते हैं ना, यहाँ पे हम क्लाइंट बोलते हैं, कभी भी पेशेंट नहीं बोलते उनको। हम ये नहीं बोलते आप बीमार हो, ठीक है, कभी ऐसे नहीं बोलते। तो हम क्या करते हैं, हम अपने क्लाइंट बोलते हैं जो काउंसलिंग के लिए आते हैं उनको। तो क्लाइंट से हम क्या करते हैं, हम सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री करते हैं। वहां पे सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, उस इंसान से उसके बारे में जानते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन करके। सेल्फ रिपोर्ट बहुत सारे टेस्ट हो सकते हैं, जैसे इंटरव्यू हो सकता है, इंटरव्यू के थ्रू भी हमने क्वेश्चन किए, डायरेक्ट उससे पूछ लिया कि आपको क्या क्या सिम्टम नजर आ रहे हैं, क्या क्या चीजें नजर आ रही है, कैसा मतलब कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो डेली लाइफ में, क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, डायरेक्ट पूछ लेना। ठीक है। या फिर हम कई बार बहुत सारे टेस्ट की हेल्प भी लेते हैं सेल्फ रिपोर्ट के अंदर, जैसे टेट हो गया, रोशा टेस्ट हो गया, जहाँ पे हम इमेजेस को दिखा के ये पूछते हैं बेसिकली कि आपको इन इमेजेस के अंदर क्या नजर आ रहा है, या कोई स्टोरी बताओ उससे रिलेटेड। ठीक है, जो भी आपको नजर आ रहा है। तो ये फैक्ट रिपोर्ट इन्वेंटरी हो गया। केस स्टडी होता है कि किसी भी चीज के बारे में, कुछ यूनिक चीज है जिसके बारे में हम डेप्थ में स्टडी करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी ऑब्जर्वेशन करेंगे तब हम करेंगे। वहां पे हम इंसान को बताना जरूरी नहीं समझते। केस स्टडी जब हम कर रहे होते हैं, हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम कोई भी इवेंट हमने उठाया उसके बारे में जांच पड़ताल करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। जैसे मान लो कोई भी अर्थक्वेक क्यों आया था,
कोविड कैसे हुआ था, कौन सा वेरिएंट है कोविड का, ये सारा हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। और जैसे इंसान से प्लाज्मा लेके जो उसका हमने टेस्ट वगैरह कर किया था डॉक्टर ने, उसको हम लैब में पहुंचाते तो वहीं से हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा वेरिएंट है इसके अंदर, क्या प्रॉब्लम आ सकता है, कैसे एंटीडोट बनाई कि अगर फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आ गई तो केस स्टडी होती है, कोई भी यूनिक चीज के ऊपर हम केस स्टडी कर सकते हैं। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन होती है कि जैसे कि फील्ड पे हम जो स्टडी करते हैं, नॉर्मली हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, लोगों को काम करते हुए देखते हैं। जैसे कि मान लो कि मुझे किसी पर्सन के बारे में, मतलब कि मुझे ऑब्जर्वेशन करनी है या पता लगाना है उसके बिहेवियर के बारे में, तो मैं क्या करूंगी, वहां पे मैं लैब के अंदर नहीं जाऊंगी, वहां पे मैं क्या करूंगी, उसको नेचुरली काम करते वक्त ऑब्जर्व करूंगी, बातें करते वक्त ऑब्जर्व करूंगी। मान लो किसी ने मुझे बोला कि यार इसकी पर्सनैलिटी में, अब इसको शायद पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, इसको शायद प्रॉब्लम है, तो मैं लोगों की बातों पे नहीं जानती। मतलब एज ए काउंसलर भी या एज ए साइकोलॉजिस्ट भी मैं लोगों की बातों पे नहीं जाऊंगी, मैं उसको ऑब्जर्व करूंगी कि वो मुझसे बात कर रहा है तो वो कैसा है, उसकी परफॉर्मेंस लेवल कैसी है, वो लोगों से बात कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है, एवरीडे उसकी लाइफ कैसी है, वो सारी चीजें मैं ऑब्जर्व करूंगी। ठीक है, कि लोग तो कहने को कुछ भी बोल सकते हैं, हो सकता है कोई जानबूझ के ये दिखाना चाहता हो कि मेंटली इल है ना। कई बार क्लाइंट ऐसे भी आते हैं जो जबरदस्ती लाए गए होते हैं वहां पे, उनको प्रूफ किया जाता है उनकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए कि वो अनसाउंड माइंड है। तो वो सब चेक करने के लिए नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है, ऑब्जर्व करना जरूरी होता है। फोर्थ आपका रिसर्च का मेथड हो सकता है कंप्यूटर सिमुलेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर्स के थ्रू, मशीनरी के थ्रू हम ह्यूमन फंक्शंस को या प्रोसेस को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। जैसे बहुत सारी मशीनरी यूज होती है जब हम इंसान की एमआरआई करते हैं, या लंग्स कैसे फंक्शन कर रहे हैं, या एक्सरे की मशीन होगी आपकी, एक्सरे जब हम निकाल रहे हैं, तो वो सारी क्या है बेसिकली आपका वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तो है कि कंप्यूटर या फिर मशीनरी के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं ह्यूमन के माइंड को, उसकी बॉडी के फंक्शंस को कैसे कर रहे हैं, या उसकी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है वो कैसे वर्क कर रहे हैं, उन सब चीजों को। तो ये सारी चीज हम कैसे कर सकते हैं, कंप्यूटर के थ्रू, मशीनरी के थ्रू कर सकते हैं। तो ये सारे बेसिकली आपके क्या थे, रिसर्च मेथड थे कॉग्निटिव साइकोलॉजी में जो काम आते हैं, रिसर्च में जो काम आते हैं। ठीक है, कंप्यूटर देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर सिमुलेशन में क्या आता है कि कंप्यूटर क्या देख रहा है, बेसिकली मशीन से क्या पता लग रहा है, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो आप बोल रहे हो हाई पिच है, लो पिच है, ये भी हम चेक करते हैं बेसिकली मशीनरी के थ्रू। ऑप्टिमाइजेशन, प्लानिंग एंड शेड्यूल, प्लान्स बनाते हैं। आपने देखा होगा ना, डॉक्टर बेसिकली उसके अंदर डायरेक्ट एंट्री कर देते हैं कि नेक्स्ट, मतलब कि शेड्यूल ये रहेगा, इसका नेक्स्ट सेशन ये होगा। रोबोटिक मशीनरी कैसे काम कर रही है, ठीक है। रूल्स बेस्ड सिस्टम होता है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, तो स्पीच को पहचानने में, क्रिमिनल बिहेवियर तब हमें चेक करना होता है ना कि किसने क्राइम किया है, तो हम स्पीच रिकॉग्नाइजेशन टेक्निक का भी यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड कॉग्निटिव साइंस। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में और कॉग्निटिव साइंस में क्या डिफरेंस है basically? इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है, कॉग्निटिव साइंस क्या है, कॉग्निटिव साइंस का एक छोटा सा पार्ट है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, कॉग्निटिव साइंस के अंदर बेसिकली हम ये देखते हैं कि एक ह्यूमन का माइंड कैसे वर्क करता है, ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका नर्व्स कैसे ऑपरेट होती है, सेंसेस कैसे फंक्शन करते हैं, सारी चीजें उसके अंदर हम देखते हैं। मतलब उसकी न्यूरोलॉजिकल पार्ट, केमिकल प्रोसेस कैसे होते हैं ब्रेन के अंदर, माइंड के अंदर, कैसे हम रिएक्शन देते हैं किसी भी चीज का, वो सारी चीजें कॉग्निटिव साइंस में आती हैं आपकी। और कॉग्निटिव साइकोलॉजी एक छोटा सा पार्ट है, आपस में दोनों लिंक है, रिलेटेड है। एक छोटा सा पार्ट है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं बेसिकली, हम ये देखते हैं कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर हम देखते हैं कि हमारी मेमोरी, हमारी अटेंशन, जितने भी डोमेन्स हमने पढ़े थे वो कैसे वर्क करता है, थॉट प्रोसेस हमारा कैसे वर्क करता है, वो सारे हम इसमें देखते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या होती है, ह्यूमन कैसे सोचता है। ठीक है, और कॉग्निटिव साइंस क्या होती है कि ह्यूमन और मशीनरी दोनों कैसे सोचते हैं एक इंसान के बारे में। तो ये आपकी फर्स्ट क्लास थी कंप्लीट। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, या नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। बाकी हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि कैसे भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है, उसके स्टेप क्या होते हैं, स्ट्रेटेजीज क्या हो सकती हैं। थैंक यू।